Hello student, welcome to chemistry class. Student, your 11th class is just started and you have very less time. Okay, and as you know that now your patterns of chemistry, physics and other subjects has been changed by the CBSE. CBSE ने पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया स्टूडेंट। अब इसमें जो हमारे एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर मीन्स टर्म वाइज होंगे, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 1 जहाँ तक पता है आप सभी को ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए हमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। कहीं से भी हम जो है कि तीर तुक्का मार नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो केवल पास होने हैं, 33% मार्क्स लाने हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पढ़ना है, अच्छे मार्क्स पाने हैं तो बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट हम लोग ने इस जो हमारा चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको हमने स्टार्ट तो कर दिया है और इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से लेके मैटर के बारे में सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे जो है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, कैसे जो है कि मॉलिक्यूल्स और एटम कंबाइन करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके लिए हमने बताया था कि 6 लॉज हैं, जिसमें से पहला था कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवाइजियर का। दूसरा डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रीचर ने। और लास्ट हमारा था उसमें जो है कि सेकेंड लास्ट गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और लास्ट हमारा था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इस 6 लॉ में हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिए थे। जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है वो एनसीईआरटी में है नहीं। हमें जो कुछ भी पढ़ना है थ्रू द एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे हमारे क्लास की स्टडी हो, एकेडमिक स्टडी हो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, बहुत हाई लेवल पे तैयारी करनी है तो हम कोई साइड बुक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए सबसे बेटर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी खुद भी एक महाग्रंथ है। इसके अंदर बुक पतली है लेकिन चीज़ें उसके अंदर अनंत है। जितनी बार आप पढ़िए उतनी बार आपको नई चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कर लिया था। और जो है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गैलुसेक्स लॉ ऑफ
ठीक है। इसमें जैसे लिखा हुआ गैसियस वॉल्यूम, यानी कि रिएक्टेंट यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है। क्या है? गैसियस फॉर्म में। ठीक है। अब गैसियस फॉर्म में रिएक्टेंट है और इसमें ये बताया गया कि जो गैसें आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो हमेशा इक्वल वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं। क्या करेंगी? इक्वल वॉल्यूम में। सपोज कि अगर हमारे पास कोई A प्लस B और यहाँ पे प्रोडक्ट बना C, ठीक है, तो हमने इसको लिया 100 ml, इसको लिया 50 ml, तो यहाँ क्या बना? 100 ml। यहाँ क्या बना? 100। और इनका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। गैलुसैक्स लॉ क्या कहता है कि जो भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं उसको उनका हम वॉल्यूम अगर देखें तो इक्वल वॉल्यूम में रिएक्शन करती हैं। क्या करती हैं? इक्वल वॉल्यूम में। और जब इक्वल वॉल्यूम में रिएक्शन करती हैं तो सिंपल एडिशन ऑफ वॉल्यूम हो जाता है और उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? एक सिंपल रेशियो होता है। वो क्या होता है? सिंपल रेशियो होता है। ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं। गैसियस जो गैलुसैक्स लॉ है वो गैस के लिए है और उसने बताया कि जो भी गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं किसी गिवन कंडीशन में उनका जो वॉल्यूम होता है इक्वल होता है और जो उनका रेशियो होता है वो एक होल नंबर में होता है। बस ये सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए आइए लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि 100 ml ये है, 50 ml ये है, 100 ml प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बना, कितना कौन सी गैस कंज्यूम हुई और कितनी कौन सी गैस बच गई, ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नोट कर लेते। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस लॉ स्टेट दैट दिस लॉ स्टेट दैट the under similar condition of temperature and pressure when two gases react together then the volume of reacting gases and product has a simple ratio, ओके। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको ध्यान रखना है। कैसे इसको ध्यान रखेंगे? सीधी सी बात है यहाँ पे, अंडर सिमिलर कंडीशन सेम होनी चाहिए। जब भी दो गैस आपस में रिएक्शन कर रही हैं तो कंडीशन सेम होनी चाहिए। अगर कंडीशन सेम है तो
उस कंडीशन में अगर दो गैसेज रिएक्शन कर रही हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द टू गैसेज रिएक्ट टुगेदर व्हेन टू गैसेज रिएक्ट टुगेदर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैस का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम, प्रोडक्ट गैस जो बनेगी उसका जो वॉल्यूम है वो एक सिंपल रेशियो होता है। वो क्या होता है? एक सिंपल रेशियो होता है। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 ये रिएक्शन करके H2O बना है। इसमें हमने 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन लिया और ये 100 ml वाटर गैस के फॉर्म में बना। ये गैस है, गैस है, गैस है। ठीक, अब यहाँ पे रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, टू इज टू वन। ओके, सिंपल रेशियो है। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर 1:2। ओके, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू वाटर 1:1। क्या है? एक सिंपल रेशियो है। इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो सिंपल। कहने का मतलब ये है, गैलरी साहब ने कहा कि अगर कंडीशन सेम है, सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो भी गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल होता है, और प्रोडक्ट के साथ भी उनका रेशियो क्या होता है? सिंपल होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल रेशियो दिख रहा है 2:1, 1:2, 1:1, ये सब क्या है? सिंपल रेशियो। चलिए, तो ठीक है। आई होप कि गैसियस ला समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात इसके अंदर छिपी हुई है। बहुत थोड़े से वर्ड्स में या थोड़े से सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर छिपी हैं। अगर ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस अगर समझ में आ गई तो मूल कॉन्सेप्ट पक्का आ जाएगा। अगर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस समझ में आ गई तो मूल कॉन्सेप्ट पक्का आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, चलिए, ये हाइपोथेसिस कहती है कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, equal volume of all gases under similar condition of temperature pressure contain equal number of molecules। अब ये लाइन एक लाइन है, ये इस एक लाइन का मतलब निकालना हो तो बोर्ड भर जाएगा।
क्या कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ढेर सारी गैसेस हैं, सपोज पहले लिखने से पहले समझ लेते हैं। कोई गैस A2 है, B2 है, C2 है, ठीक है। कोई भी गैस है, मान लेते हैं D2 है, O2 है, ये सब ढेर सारी गैसेस हैं। अब इनका वॉल्यूम सेम है, सपोज 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml, ये भी 1 ml है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे कंडीशन है 1 atm प्रेशर, ठीक है, एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। ध्यान देना हमारी बातों को। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये हाइपोथेसिस है जो मोल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझा देती है। उन्होंने कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशन 1 atm प्रेशर है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस 1 ml, 1 ml, 1 ये सारी हैं, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इन सारे के अंदर इक्वल वॉल्यूम एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है। आई बात सुने। अब 1 मोल ये भी, 1 ml ये भी, 1 ml भी, ये सारे 1 ml है। इस 1 ml के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यही एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है। यही चीज हम लोग जब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें मिलेगा। मोल कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट करेंगे, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, चलिए। अकॉर्डिंग टू दिस hypothesis under equal under similar condition of temperature and pressure equal volume of all gas contain equal number of molecules। ये तो हो गई भाई हमारी डेफिनेशन, ये नोट हो गया, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार सिमिलर कंडीशन जो टेम्परेचर प्रेशर की है उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ जितनी भी गैसेस हैं सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आई होप। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट है आप लोग, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। सपोज करिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, ठीक है। 22.4 लीटर O2 H2 CO2 NH3 N2 सो मेनी, जितनी गैसेज ले सके उन सबका वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे एट हम यहाँ पे एनटीपी भी लिख सकते हैं, एनटीपी एंड एसटीपी, ठीक है। एनटीपी और एसटीपी भी ले सकते हैं। इनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो कितने हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो अभी क्या समझ में आया, एनटीपी या एसटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है। 22.4 लीटर कोई गैस है, सपोज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इतना ही O2 के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने ही H2 के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने ही NH3 के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने ही N2 के अंदर इतने मॉलिक्यूल, ठीक है। सब में जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हो गई हमारी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। मगर इस लाइन को बहुत अच्छे से, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो उस मोल कॉन्सेप्ट में इसका यूज आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि 9th में भी पढ़ा होगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। भाई डाल्टन के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता देंगे, ठीक है। और 9th में इसमें पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिकॉल करिए, रिकॉल करने पर ध्यान आएगी और चीज़ें याद रहेंगी। चलिए हम बता देते हैं कि डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे, एक विचारक थे, बहुत गहराई से विचार करने वाले। इन्होंने ही जो है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया था, जो हम लोगों ने अभी लॉग कॉम्बिनेशन में पढ़ा। एटम के बारे में अगर सही से पहले सोचने वाला कोई था तो डाल्टन,
हालांकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारा जो वैदिक काल था वह साइंस से कम नहीं था। कणाद ऋषि ने जो है कि सबसे छोटे पार्टिकल को कण कहा था। तो साइंस कहीं हमारे वैदिक काल में सबसे पुरानी है, ठीक है। लेकिन अगर साइंस, मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी ने ये सोचा कि कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, सही था या गलत था वो दूसरी बात थी, लेकिन शुरुआत करने वाला इंसान सबसे पहला होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी चीज़ की शुरुआत ही ना हो तो हम उस चीज़ के बारे में जान नहीं पाएंगे। अब डिपेंड करता है कि शुरुआत सही है या गलत है, मगर किसी तरह से होनी चाहिए। अगर सबसे पहले किसी ने सोचा कि कोई भी चीज़, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कैसी भी कोई चीज़ हो, वो किससे बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है। तो इस बात को सबसे पहले सोचने वाला जो है, अगर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, साइंस के हिसाब से, ठीक है, उसको डाल्टन ने बताया था। ड्रीमेटियस का नाम दिए हमारे जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, वो बहुत ही अंदर तक सोचने वाले। ड्रीमेटियस ने जो है कि एक बड़े से ग्लास के टुकड़े को इतनी बार तोड़ते 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 लास्ट में ऐसे पार्ट पे पहुंच गया जहाँ पे अब डिवीजन पॉसिबल नहीं था। तो बोला कि यही सबसे छोटा पार्टिकल है। उसी छोटे पार्टिकल्स को डाल्टन ने नाम दे दिया एटम। तो डाल्टन ने कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी, जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे हम खुद भी की बात करें, इस बोर्ड की बात करें, इस चाक की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे हम एक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, उस डॉट के बारे में बात करें, वो सारी चीज़ें स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी हुई हैं, जिसको हम एटम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो डाल्टन के अनुसार जितने भी सब्सटेंस है, ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, substances are made up of undivisible smallest particle, undivisible, the smallest particle called atom, called atom। तो ये बात उन्होंने बताई, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, वेदर लिविंग वेदर नॉन लिविंग, ओके, वो सारे जो है कि स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एटम, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। इसके बाद जो दूसरी बात बताई, सेकंड, कि एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट की बात करें, एन एलिमेंट हैज सेम types of atoms and
all atoms has same mass, सॉरी, एक एलिमेंट के पास एक जैसे एटम्स होते हैं, या कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक जैसे एटम से बना होता है, कोई भी एलिमेंट एक जैसे एटम से बना होता है, और उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उन सारे एटम्स के मास सेम होते हैं, सारे मास क्या होते हैं, मास उनके सेम होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो वो डिफरेंट एटम के बने होते हैं। डिफरेंट elements has different mass, atoms। तो ये बात तो भाई जाहिर सी है कि हाइड्रोजन के अंदर 6.0222 into 10 to power 23 एटम है, और ये जितने भी एटम हैं इन सारे एटम्स के जो है कि इन सारे एटम्स के मास क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर हमने ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, इन सब के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनके मास भी डिफरेंट होंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आगे हमने दो यहाँ पे देखा है, इसके बाद के एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।